आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे उपचुनाव की। गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी ने आज जीत का परचम लहरा दिया है। ये सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी थी और इस महामुकाबले के बीच आज बीजेपी के अमन गिरी ने समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को शिकस्त दी है। यानी कि बीजेपी का दम दिखा और समाजवादी पार्टी आज बेदम नजर आई। उपचुनाव में कमल खिल गया लेकिन साइकिल की रफ्तार धीमी पड़ गई। आपको बता दें कि गोला विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने जीतने के लिए पूरा दमखम लगा दिया था, मंत्रियों की पूरी फौज उतार दी थी। और देखिए, कार्यकर्ताओं में बेहद जश्न की स्थिति इसलिए है क्योंकि बीजेपी पहले से ही जीत को सुनिश्चित बता रही थी, प्रत्याशित जीत बीजेपी के लिए। वही समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी को सिंपैथी वोट मिले हैं। अभी हाल ही में वहां से दिवंगत नेता अरविंद गिरी का निधन हो गया था, जिसके बाद ये सीट खाली हुई थी। 3 तारीख को यहां पर उपचुनाव हुए और गोला उपचुनाव में कमल खिला। लेकिन बड़ी बात यह है, समाजवादी पार्टी के लिए अब समीक्षा का समय आ गया है। उपचुनाव में बीजेपी का जलवा कायम रहा। गोला गोकर्णनाथ सीट से अमन गिरी की जीत और समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी भी इस बार चुनाव में आधी अधूरी तैयारियों के साथ नजर आई। विनय तिवारी पर अमन गिरी भारी पड़े। समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो 2012 से सीट पर समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर पाया है। विनय तिवारी, जिनको समाजवादी पार्टी, मैं गोला के सभी सम्मानित मतदाताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, हमारे युवा प्रत्याशी के रूप में अमन गिरी को अपना प्रतिनिधि चुना है। मैं भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं को भी शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने चुनाव में पूरी तन्मयता के साथ हमारी सरकारों की, हमारी बातचीत नीचे तक पहुंचाने का काम करके वोट मांगने की बात कही। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी जी ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीते हैं। मैं अमन गिरी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हूँ। ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाएं जो जन जन तक पहुँची, उनकी जीत है। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है, अपराधियों में आज भय है, ये उसकी जीत है। मैं गोला के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। गोला गोकर्णनाथ सीट पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। योगी आदित्यनाथ जी अहरनिश काम करके उन नीतियों को लागू करने का काम कर रहे हैं। इसलिए गोला गोकर्णनाथ सीट पर निश्चित रूप से माना जाए कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की नीतियों का परिणाम है, जिसका परिणाम जनता ने रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताकर देने का काम किया। और इस उपचुनाव में बीजेपी का दमखम कह सकते हैं पूरा नजर आया। और जाहिर सी बात यह भी तय हो गया कि बीजेपी किसी चुनाव को हल्के में लेती नहीं है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोला पहुंचे थे, बहुत सारी चुनावी जनसभाएं उन्होंने संबोधित की थी। और इस वक्त इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं और लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से संजय चौधरी जी हैं और कांग्रेस से हमारे साथ अभिषेक राज जी हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों ही नेताओं का। शुरुआत करते हैं संजय जी, जीत की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। पहली परीक्षा सफल हो चुकी है धर्मपाल सैनी की और भूपेंद्र चौधरी की। ये पहली जीत थी उनके नेतृत्व में। कैसे इसे देख रहे हैं, कैसे ये हासिल कर पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत कोई पहली जीत नहीं है, ये लगातार जीत है। विधानसभा चुनाव के बाद हमने देखा है कि विधानसभा के बाद एमएलसीज का इलेक्शन होता है। उस एमएलसीज के इलेक्शन में बीजेपी सुपड़ा साफ करती है। उसके बाद लोकसभा का उपचुनाव होता है और ये उपचुनाव ऐसे क्षेत्रों में था जहां समाजवादी पार्टी के धुरंधर कहे जाने वाले अखिलेश यादव जी और आजम खान साहब की ये कॉन्स्टिट्यूंसी थी। तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ था, समाजवादी पार्टी के मतदाता थे, उन मतदाताओं ने भी अपनी भूल को सुधार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, योगी और मोदी के पक्ष में वोट दिया। उस उपचुनाव को भाजपा ने जीता
और ये विधानसभा का चुनाव भी भाजपा ने जीत कर दिखा दिया है कि जनता का विश्वास पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी भेदभाव से मुक्त होकर, भ्रष्टाचार से मुक्त होकर अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाती है, गरीबों तक पहुंचाती है और गरीब के कल्याण के कारण कल्याण के जो केंद्र बिंदु हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो मूलभूत इच्छा है कि गरीबों का कल्याण हो, सामान्य जन के जीवन में विकास की एक नई अवधारणा हो, अपराधियों पर अंकुश हो, इस निश्चय पर उत्तर प्रदेश की जनता ने बार बार मोहर लगाई है। और यहाँ का भी गोला गोकर्णनाथ का भी जो उपचुनाव है वो इसी बात का प्रतीक है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को हर दिन और मजबूती के साथ उस पर वो जनता विश्वास कर रही है। ठीक है संजय जी, आपने अपना रिएक्शन दिया, लेकिन कहा यह भी जा रहा है, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सिंपैथी वोट बीजेपी को मिला, अमन गिरी को सिंपैथी वोट मिला और अखिलेश यादव ने भी बहुत ज़्यादा चुनावी अभियान में हिस्सा नहीं लिया बीजेपी की, इसे भी इस वजह से भी बीजेपी को शायद बड़ी जीत मिल पाई हो, ये भी कारण आप मानते हैं क्या? देखिए, मुझे लगता है, देखिए समाजवादी पार्टी का चरित्र है कि जनता जिसके विश्वास के लिए राजनीति की जाती है, जनता जिसके उत्थान के लिए राजनीति की जाती है, जनता जिसके विकास के प्रतिबद्ध होकर राजनीतिक दल उनके जीवन को बदलने के लिए काम करते हैं, उनके प्रति विश्वसनीय भी रहती और अवसर आने पर उसके साथ भी नहीं रहती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस मूल अवधारणा को तोड़ा है कि राजनीतिक दल का मतलब वो नहीं कि जो केवल चुनाव के समय नया कुर्ता पजामा पहनकर नेता जनता के दरवाजे को खटखटाने पहुंच जाए। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में इस राजनीति को बदल कर दिखाया है कि राजनीतिक दल का मतलब है कि राजनीतिक दल का संगठन, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और राजनीतिक दल का नेतृत्व हर समय हर परिस्थिति में जनता के बीच में रहे, उनके सुख दुख में साथ रहे, उनकी कठिनाइयों का स्मरण करे और कठिनाई के निवारण के लिए संघर्ष करे। तो मैंने देखा है कि चाहे जो इस प्रकार की स्थिति हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने इस राजनीति की रीति नीति को बदला है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, संगठन हो, विचारधारा में जूझने वाले लोग हो, वो हर समय जनता के बीच में है, जनता के साथ हैं, जनता के समस्या से रूबरू हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में इस परिवर्तन की अलख को जगाकर जनता को अपने साथ लिया है। और मैं समझता हूं कि राजनीति के वो दिन अब चले गए जब लोग एसी के कमरे में बैठकर केवल ट्वीट कर देने के माध्यम से राजनीति किया करते थे। अब जनता के लिए जूझना होगा, उनके साथ जुड़ना होगा, उनके जैसा सोचना होगा और उनकी सोच के अनुसार अपने कार्यक्रमों को निर्धारित करते हुए भ्रष्टाचार से मुक्त होकर योजनाओं को उनके घर तक पहुंचाना होगा। मुझे लगता है कि ये राजनीति की बदली हुई दशा और दिशा के परिचायक है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लगातार, चाहे वो बैलेट से हो और चाहे वो ईवीएम से हो, सारे चुनावों में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और उसे समर्थन दे रही है। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी और कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ अभिषेक राज जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है अभिषेक जी। अभिषेक जी, बीजेपी की जीत को कैसे देख रही है कांग्रेस इस बार? क्योंकि उपचुनाव में आपने भी नहीं अपना प्रत्याशी उतारा, बीएसपी ने भी प्रत्याशी उतारा नहीं इस बार। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है बाय इलेक्शन, तो ज़्यादातर समय यही रहता है कि जो सत्ताधारी दल होता है वही चुनाव जीतता है। और ये बात में कहीं दोहराए नहीं है कि सेंटिमेंट्स और इमोशनल एक वेव थी जिस वजह से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, क्योंकि इनके पिता 5 बार वहाँ से विधायक रहे, तो एक जुड़ाव था, लोगों का एक सेंटिमेंट था, तो उस वजह से भी चुनाव जीता गया। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा लोगों के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया है। दोबारा पुनः सरकार में चुने गए हैं और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और तमाम जो मुद्दे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी अभी बदहाल है। लखनऊ में अभी घटना हुई है जिसमें पता चला है कि वोटर आईडी बनवाने के बहाने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। लखनऊ गोसाईगंज की घटना है। तो जो इस तरीके के तत्व हैं, जो क्राइम का ग्राफ है, वो तो उत्तर प्रदेश में निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कंसंट्रेशन चुनाव जीतने पे रहता है। उसके बाद कैसे सत्ता चलाई जाती है, कैसे कानून शासन प्रशासन को मेंटेन किया जाता है, वो तो वही स्थिति है जो पहले थी। और आप देख रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह जहाँ पे चुनाव हुए प्रभावित करने का कार्य किया है। इन बाई इलेक्शनों में भी ये काम किया गया है। और अभी तो हिमाचल प्रदेश के, गुजरात के चुनाव हैं, वहाँ भी आप देख रहे हैं किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जी को
जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको फ़ोन करके बैठवाना पड़ता है फ़ोन कर करके। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है वो राजनीति सही नहीं है, देश हित में नहीं है। आज तो कम से कम जीत की शुभकामनाएं दे दी होती अभिषेक राजी, आज तो कम से कम जीत की शुभकामनाएं प्रेषित कर दी होती आपने संजय चौधरी को। आपके साथ बैठे हैं वो यहाँ पर, आप भी समाजवादी पार्टी की तरफ वही आरोप तो हम दे दें जी। जनादेश तो उनके साथ गया है ना, कोई आरोप नहीं लगा रहे, हम अपनी बात कह रहे हैं। जीत की शुभकामनाएं देने में देखिए जीत की शुभकामनाएं तो दी जा सकती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर उससे जनता का भी कोई फायदा हो। चुनाव जीत के आ रहे हैं, इतना भारी मैंडेट है यूपी में इनके पास, पुनः इनको उतना भारी मेजोरिटी से सरकार बनाने का मौका मिला है, तो जनहित में काम करे तब हम शुभकामनाएं देंगे जब जनता के लिए काम होंगे। डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया चरम पर है और लोगों की मौत हो रही है, अस्पतालों में बेड की कमी बताई जा रही है, इतनी बुरी स्थिति है, कम से कम उस पर नियंत्रण देकर आए। पूरे प्रदेश में बुरी स्थिति है, उस पर काम किया जाए, तब तो हम शुभकामनाएं दें सरकार को। ठीक है संजय जी, तमाम सवालों का जिक्र किया है, बहुत सारी बातों का जिक्र किया है, डेंगू मलेरिया पर भी सवाल उठाए हैं, लेकिन लखीमपुर पर कुछ नहीं बोल रहे। देखिए, वो लखीमपुर में बोलने के लिए लखीमपुर में जाना होगा। लखीमपुर की बात को सुनने के लिए उस आदमी को जाकर अपनी उपस्थिति लखीमपुर की जनता के बीच में दर्ज करानी चाहिए। देखिए, मैं जिस बात को पहले रख रहा था कि भारत की राजनीति में राजनीति के मूलभूत मूल्यों में परिवर्तन हो गया है। एक तरफ तो देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर रायबरेली एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, सोनिया गांधी जी वहां की सांसद हैं। वो सांसद का चुनाव जीतने के बाद रायबरेली में आना गवारा नहीं करती हैं, सांसद होने के बावजूद भी। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है, वो देश के चाहे प्रधानमंत्री हो, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बार बार लगातार अनवरत अपना संपर्क भी रखते हैं और वहां पर अपनी उपस्थिति भी दर्शाते हैं। देखिए, राजनीति इस प्रकार की नहीं है, राजनीति अब वंशवाद से नहीं चलने वाली है, राजनीति अब इमोशन से नहीं चलने वाली है, राजनीति अब जनता के बीच में जुड़कर उन्हें अपने कार्यक्रमों से प्रभावित करने के काम चल जाएगी। राहुल गांधी जी हारने के बाद अमेठी नहीं आते हैं, सोनिया गांधी जी जीतने के बाद नहीं आती हैं, प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हारती है, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में दर्शन नहीं देती हैं। तो जनता किस पर विश्वास करेगी? जनता तो उसी पर। भाई, नेतृत्व का काम क्या है? नेतृत्व का काम है कि हम चुनाव में आपको वोट दे दें और आप गायब हो जाएं। 24 घंटे आरोप लगता है बीजेपी जैसी पार्टियों के लिए, बड़ी पार्टी पर कि 24/7 बीजेपी चुनावी मोड में रहती है, लेकिन हर बार बीजेपी साबित भी तो करती है ना, बूथ स्तर पर, कार्यकर्ताओं के स्तर पर जब से घोषणा होती है उसके बाद पूरी दमखम के साथ बीजेपी अपनी पूरी फौज उतार देती है चुनाव में। आप लोग ऐसा कर पाते हैं क्या? अभिषेक जी, साबित तो कर देती है ना बीजेपी। देखिए, ऐसा है जी, अभी जैसे संजय जी कह रहे थे, पहले तो उन्होंने अनर्गल आरोप लगा दिए कि सोनिया जी चुनाव जीतने के बाद आई नहीं है। सोनिया जी रायबरेली गई हैं चुनाव जीतने के बाद भी, उनकी सेहत नहीं ठीक चल रही है, जिस वजह से बहुत जाना नहीं हो पाता है, मगर वहाँ पे जनहित के कार्य हैं वो लगातार हो रहे हैं जिस तरीके से किए जाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उसको बाधित करने का कार्य जरूर कर रही है, मगर कांग्रेस पार्टी वहाँ पे मजबूती से जनता की सेवा कर रही है। राहुल जी चुनाव हारने के बाद भी अमेठी आए, अभी कुछ महीने पहले भी अमेठी गए थे। तो देखिए, ऐसा है, इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। परिवारवाद की बात एक तरफ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जय शाह जो है अमित शाह जी के लड़के हैं, अनुराग ठाकुर प्रेम कुमार धूमल जी के लड़के हैं, पंकज सिंह जी राजनाथ सिंह जी के लड़के हैं, इतने सारे उदाहरण हैं। तो ये सब बातें करना, वही पुरानी बातें बोलने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस पार्टी तो इकलौती लोकतांत्रिक पार्टी है जहाँ पे चुनाव के माध्यम से एक दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के रूप में चुना गया। क्या भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है इस प्रकार का कोई आंतरिक चुनाव करा के अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने? देखिए, जनता के लिए कांग्रेस पार्टी की जहां भी सरकारें हैं और जहां हम सरकारों में भी नहीं हैं, जहां मजबूत स्थिति में हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, वहां पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लखीमपुर खीरी की आप बात कर रहे हैं, पिछले वर्ष क्या हुआ था जब एक मंत्री के लड़के ने वहाँ पे किसानों के ऊपर गाड़ी चला के उनको रौंद के मार दिया था, तो कांग्रेस पार्टी तो लड़ाई लड़ रही थी वहाँ पे। विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी तो निभा रही थी। भारतीय जनता पार्टी से हम लोहा लेने का काम कर रहे थे, सरकार दमन कर रही थी। लेकिन उन मुद्दों को भी तो हमारे अन्य नेताओं का आप और समाजवादी पार्टी नहीं भुना पाए। आप लोग उन मुद्दों को भी तो नहीं भुना पाए। इतने सारे मुद्दे थे, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर लखीमपुर की जेल में एक लड़की के साथ क्या हुआ, वो सभी जानते थे, लेकिन उन मुद्दों को भी तो आप प्रमुखता से नहीं उठा पाए।
देखिए, जनादेश तो कांग्रेस बीजेपी के हक पार्टी में गया है, चुनाव इस हुआ, बात चुनाव को को स्वीकार करने में क्यों देर लगाते हैं आप लोग? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और सत्ता का जो पूर्णतः दुरुपयोग कैसे किया जाता है वो भारतीय जनता पार्टी जानती है और उसी की बदौलत चुनाव जीते जा रहे हैं। आप स्थिति देखिएगा, अभी जब 2024 के चुनाव आएंगे और अन्य राज्यों में जहां बड़े चुनाव हो रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी पतली हो रही है। मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री जी एक एक आदमी को फ़ोन करके बैठने के लिए बोल रहे हैं। कभी सुनने में नहीं मिला होगा कि देश के प्रधानमंत्री फ़ोन मिला के लोगों को बैठने के लिए बोल रहे हैं कि आप चुनाव मत लड़िए। तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्थिति पता है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम भारी मतों से गुजरात में 160 सीटें ला रहे हैं, हिमाचल में भी हम पूर्ण बहुमत लेके आ रहे हैं, और फिर जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, शीर्ष नेता को फ़ोन करना पड़ता है, प्रधानमंत्री जी को, छोटे छोटे नेताओं को जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समीकरण बिगाड़ सकते हैं, तो ये बताता है ना भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए कितना काम किया। अगर जनसेवा पे इतना भरोसा है, जनहित में इतना कार्य किया गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि फर्जी प्रचार करना, दूसरों पे आरोप लगाना, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए एक पार्टी को जो इतने बड़े मैंडेट के साथ केंद्र में और अन्य प्रदेशों में सरकार अपनी चला रही है। ठीक है संजय जी, उनका आरोप है कि हर कीमत पर बीजेपी सिर्फ जीतना जानती है, और बीजेपी ने, देखिए समाजवादी पार्टी ने भी आरोप लगाए थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है सपा के लोग, लेकिन अभी कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। लेकिन आरोप आप लोगों ने लगवा दिया था समाजवादी प्रत्याशी के ऊपर, आपने मिनी गुंडा एक्ट लगवा दिया था, समाजवादी पार्टी ने दबाव का आरोप जिला प्रशासन पर लगवाया। ये भी तमाम चीजें इस उपचुनाव में देखने को मिली इस बार। देखिए स्वाति जी, मूलभूत बात यह है जो मैं शुरू से कह रहा था कि देश की राजनीति में राजनीति का चलन बदला है। ये कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री फोन कर रहे हैं प्रत्याशी को हटाने के लिए। वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता बाद में हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की एक एक सीट पर, एक एक विधानसभा में, एक एक क्षेत्र में जीत हो, इसके लिए जितनी मेहनत हमारा रूट का वर्कर करता है, बूथ का कार्यकर्ता करता है, हमें गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री भी उतनी ही मेहनत करते हैं। उनमें से किसी से भी कम मेहनत नहीं करते। वे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार, मतलब प्रधानमंत्री के पद से शपथ लेने के बाद अभी तक एक दिन की छुट्टी नहीं ली। लगातार वो काम करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। तो ऐसी राजनीति करने वालों से, और ऐसी राजनीति करने वाले लोग जो अपने घर में बैठकर सोते हैं, सोकर केवल ट्वीट करते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाते। ये कह रहे हैं कि सोनिया जी की तबीयत खराब है। अरे सोनिया जी की तबीयत इसलिए खराब है कि उन्हें रायबरेली आना है, इसलिए तबीयत ठीक है कि उसके बाद से वो लगातार कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रही। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रहने के लिए तबीयत ठीक और जनता के बीच में जाने के लिए तबीयत खराब। ऐसी राजनीति को ही भारतीय जनता पार्टी ने बदला है। और जो मैं कह रहा हूं कि चाहे कोई भी अवसर हो, चाहे वो कोरोना का अवसर हो, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कोरोना हुआ था, लेकिन कोरोना की स्थिति में ही वो उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाकर और वहां की स्थिति का मूल्यांकन करते थे, वहां की परिस्थिति को देखते थे और परिस्थिति के आधार पर कैसे बेहतर जनता के बीच में समन्वय करके उस समस्या का समाधान हो, इसे करते थे। ये मेहनत की राजनीति बनाम वंशवादी राजनीति है, ये मेहनत की राजनीति बनाम एसी की राजनीति है। ये मेहनत की राजनीति के बजाय घर में बैठकर अपने लोगों के बीच में केवल। और लोग भी हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं इस वक्त। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी से, शैलेंद्र दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बहुत स्वागत है आप दोनों का। देखिए आरोप लगा रहे हैं संजय चौधरी बहुत सारे विपक्षी पार्टियों पर, समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगाए, सोनिया गांधी पर भी उन्होंने सवाल उठाए। कैसे इसका जवाब देंगे अभिषेक जी? देखिए ऐसा है कि जो ये बार बार सोनिया जी पे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, इनको ये पहली बात अपनी बात को वापस लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, मैं फिर से कह रहा हूँ, वो पार्टी है जिसने चुनाव कराया और सोनिया जी के नेतृत्व में ही चुनाव हुआ। सोनिया जी ने ही चुनाव करने का सुझाव दिया, गांधी परिवार ने सुझाव दिया और चुनाव करवाया और बहुत ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, जिसमें 2 प्रत्याशी खड़गे साहब और शशि थरूर साहब ने एक हेल्दी कंपटीशन किया और जिसमें खड़गे साहब चुनाव जीत कर आए। भारतीय जनता पार्टी की ना हिम्मत है, ना हैसियत है, ना अभी ना कभी ये चुनाव करवा पाएंगे और इस माध्यम से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनेंगे। जेपी नड्डा कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, सब जानते हैं।
तो इस तरीके की बातें ना करें। ये भी बताना चाहिए ना कि 18-18 घंटे प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, जब मोरबी में वहाँ पे पुल गिर जाता है और 150 ज़्यादा लोग मर जाते हैं, उसका जिम्मेदार किसको बनाया गया? जो टिकट बेचने वाले थे, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, वो उसके जिम्मेदार हुए, और मामूली से जो वर्कर थे ओरेवा कंपनी के, उनको जेल में उठा के डाल दिया गया। सब सांठ-गांठ का खेल है। जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, अकूट भ्रष्टाचार वहाँ फैला हुआ है और हर जगह की स्थिति यही है, इसको छुपाया नहीं जा सकता है। और हिमाचल प्रदेश, गुजरात की जनता इस बात का भी जवाब देगी। पहले भी चुनाव हुए थे, 2018 में भी हुए थे, भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती थी, चुनाव हार गए। तो ये बताना कि प्रधानमंत्री जी कार्यकर्ता हैं और प्रधानमंत्री जी ने कार्यकर्ता की हैसियत से पूर्ण के, ठीक बात है, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता भी हैं, अच्छी बात है, मगर साफ साफ ये दिखाता है कि कितना भय भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, जो कि ये दावा करती है, इतने बड़े बड़े दावे करती है कि हमें किसी का डर नहीं है। और परिवारवादी तो खुद पार्टी में उदाहरण दे चुका है। भारतीय जनता पार्टी को ये एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है परिवारवाद, वंशवाद, ये सब करना बंद कर देना चाहिए। पहले या तो आप आपकी पार्टी में जितने भी नेता हैं, आपके हमारे देश के जो आदरणीय गृह मंत्री जी हैं, उन सबको सारी आपको सलाह और नसीहत देनी चाहिए। पहले अपने घर में झांकना चाहिए, दूसरों को आप हिम्मत बताइए, और आपके अंदर जरा सी भी हिम्मत हो तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक बार करवा के दिखाइए। ठीक है संजय जी। देखिए, अभी इन्होंने कहा, मुझे लगता है कि 2018 में हम कौन सा चुनाव हारे थे भाई। तो मुझे लगता है कि तथ्यों के साथ रखिए। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार सर फटव्वल नहीं होता है कि गहलोत साहब को कहा जाए राजस्थान, मध्य प्रदेश आपको आप कहा हारे थे, भूल गए क्या 2018 में? याद नहीं है? आप ही ने कहा था, गए थे और फिर बाद में बेईमानी करके भारतीय जनता पार्टी में सरकार बना ली मध्य प्रदेश में। कांग्रेस में गांधी परिवार ने ही कहा था कि गहलोत साहब आप कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाइए। गहलोत साहब बनने को तैयार नहीं हुए, गहलोत बनने को तैयार नहीं हुए, राहुल गांधी बनने को तैयार नहीं हुए, तो आपके तो अध्यक्ष पद पर कोई लड़ने को नहीं तैयार हो रहा है मेरे भाई। तो ऐसी स्थिति इसीलिए है, और तभी आप गोला जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी में उम्मीदवार उतारने की स्थिति में नहीं रहते हैं। आप बताइए ना, अगर इतनी बात कर रहे हैं तो आप में हिम्मत क्यों नहीं है कि आप गोला के उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतार पाए, जो कि आप बिल्कुल नहीं करते। प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवाने जगह जगह जाते हैं। अभी गोला में अपने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे? आपने गोला में अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे? के बजाय सरकार अस्पतालों में जा रही है, अस्पतालों की रंगाई पुताई हो रही है। देखिए, आज मोरबी हादसे पे बात मत कीजिए। आज देखिए, गोला उपचुनाव पर ही चर्चा है, इसी पर ही बात कीजिए। अभिषेक जी, सवाल संजय जी का यह है कि कांग्रेस ने गोला में प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे? पार्टी के पास सत्ता है और सत्ता और तंत्र का दुरुपयोग करती है। एक विपक्षी पार्टी आपके पास प्रत्याशी भी नहीं है क्या? प्रत्याशी नहीं है क्या? संगठन नहीं है क्या आपके पास? ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने ये क्यों नहीं बताया कि चुनाव के पहले उस व्यक्ति के ऊपर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थी, उस पर तब क्यों नहीं गुंडा एक्ट लगाया, तब क्यों नहीं कार्रवाई करी? क्योंकि साफ साफ डर रहता है इनको विपक्ष के सारे दलों से कि हम चुनाव ना हार जाए, किसी तरीके से मैनेजमेंट हो जाए, किसी तरीके से अपनी सांख बचाने का काम कर ले। तो ये तमाम जगह काम किया जाता है, गोला में वही काम किया गया। अरे आप करो भैया, आपका प्रत्याशी कौन है? भूली नहीं है, क्या आपका वह संगठन नहीं है? राजकुमार भाटी भी हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी से। पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है अभिषेक जी, आपके पास वापस लौटूंगी। संजय जी, आपके पास भी वापस लौटूंगी। राजकुमार भाटी जी भी हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी से। राजकुमार भाटी जी, ये बताइए कि उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी के पक्ष में जीत दिखी, आपको हार का सामना करना पड़ा, क्या वजह मानते हैं, क्या कमियां मानते हैं और समीक्षा कैसे चल रही है आपके यहाँ? बड़ी बात यह है, क्या ये माना जाए कि बीजेपी के सामने आपने अपने हथियार डाल दिए? आपको मेरी आवाज आ रही है? भाटी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? फिलहाल उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजय जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। भाई, मैं कांग्रेस के मित्र इतनी बात कर रहे थे, मैं कह रहा था आपकी स्थिति ऐसी क्यों नहीं है कि आप गोला गोकरणनाथ में अपना प्रत्याशी उतार पाते? आपका संगठन इस काबिल नहीं है क्या कि आप गोला गोकरणनाथ में एक आदमी को भी ढूंढ पाते जो कांग्रेस का परचम लेकर जनता के बीच में जाता और आप जो कह रहे थे उसका आमना सामना करता? तो मतलब जो ये बात कहते हैं उसकी जमीनी हालात उससे बिल्कुल अलग हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता जनता के बीच में हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं और उन्हें समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं।
आप बताइए, राजीव गांधी कहा करते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं 85 पैसा, तो बीच में भ्रष्टाचार में चला जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा तंत्र विकसित किया कि नहीं किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्र में 2000 रुपया भेजा जाता है तो 1999 रुपया 99 पैसा नहीं पहुंचता, पूरा का पूरा 2000 पहुंचता है। ये व्यवस्था परिवर्तन भाजपा ने किया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता में समर्थन है, जनता में विश्वास है और पूरे के पूरे प्रदेश और देश में जनता पर विश्वास हो रहा है। मझधार में और रास्ते में छोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। उत्तर प्रदेश में रोजगार कितने आपने दिला दिए युवाओं को जरा बताइए। पिछली सरकार जब आपकी थी तो आप इन्वेस्टर समिट पे समिट किए जा रहे थे, कौन सा ऐसा बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो उत्तर प्रदेश में आप लेकर आ गए हैं? नोएडा वगैरह में जो पहले से काम चल रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो प्लांट थे उनका शटडाउन हो गया है। और लखनऊ में कौन सा आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, क्या काम किया जा रहा है? अभी तो जवाब दे रहे हैं संजय चौधरी। कॉर्पोरेशन के चुनाव आ रहे हैं, तब रोडें बनाई जा रही हैं, अभी तो रोडें बनना शुरू हुई। आप बताइए, अभी तो रोडें बनना शुरू हुई हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश का बजट साइज 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश का बजट साइज 10 डबल हो जाता है। आपको लगता है कोई काम नहीं हुआ? जिस उत्तर प्रदेश में आधी मेट्रो चलती थी वहां 5 डिस्ट्रिक्ट में मेट्रो चलती है, आपको लगता है काम नहीं हुआ? एक्सप्रेस वे 5 बन के तैयार हो जाते हैं, आपको लगता है काम नहीं किया? इसीलिए आप झूठ बोलते हैं, चैनलों पर झूठ बोलते हैं, जनता के सामने झूठ बोलते हैं। इसीलिए जनता आपका हालत ये कर देती है कि उपचुनाव में भी आप प्रत्याशी खड़ा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, जनता के मुद्दों पर आप ध्यान नहीं दे पाते, बदलते उत्तर प्रदेश को आप देख नहीं पाते, इसीलिए लड़ाई लड़ते हैं उन्हीं के मुद्दों पर हम खड़े रहते हैं। सड़क से लेके सदन तक हम जनता के मुद्दे उठाते हैं और जनता के मुद्दे ही उठाने के लिए महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को उठाने के लिए ही हमारे नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं एसी में बैठे रहते हैं अन्य पार्टी के नेता, आप जरूर एसी में बैठे रहते होंगे। एक व्यक्ति जो इतने हजारों किलोमीटर पैदल चल निकाय चुनाव है, इसके अलावा और भी जगहों पर उपचुनाव है। अच्छा ये बताइए कि वहां पर क्या तैयारियां चल रही है आप लोगों की? अपना सवाल पुनः जी, और जगहों पर भी चुनाव है, प्रदेश में निकाय चुनाव भी होने हैं, उसको लेकर कांग्रेस कितनी मजबूती से लड़ती दिखेगी इस बार जमीन पर? अभिषेक जी देखिए, कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ेगी। संगठन में बदलाव भी हुए हैं और पार्टी ने प्रांतीय अध्यक्षों को जिम्मेदारी भी दी है और प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदारी भी दी है। अच्छा ठीक है, प्रांतीय अध्यक्ष की जब आपने बात उठाई तो आज मैंने कई खबर पढ़ी थी उत्तर प्रदेश में ही कि कार्यकर्ताओं में वर्चस्व को लेकर ही आपस में झगड़ा हो गया, शायद संज्ञान में हो ये पूरा मामला। देखिए, वो हर कार्यकर्ताओं में, हर पार्टी में अनबन होती। भारतीय जनता पार्टी के तो कार्यालय तोड़ दिए जाते हैं, इनके कार्यालय फूंक दिए जाते हैं, मार पिटाई होती है, टिकट नहीं मिलता। अभी इन्होंने टिकट काटने की बात करी, मेयर का इनकी पार्टी की जो थी वर्तमान, वो नाराज हो गई जयपुर की, वहां पे रोने लगी। तो ये तो हर पार्टी में चलता है, कौन पार्टी में नहीं होता? कार्यकर्ताओं में तो हर पार्टी। राजकुमार भाटी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। कांग्रेस पार्टी मजबूती से, राजकुमार भाटी जी, कांग्रेस पार्टी मजबूती से कार्य कर रही है। कैसे समीक्षा कर रही है? समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पहले आश्वस्त दिख रही थी जीत पर, 27 अक्टूबर से कारण गिना पाएंगे राजकुमार भाटी, या ये समझे बीजेपी के सामने हथियार डाल दिया आपने? आप कुछ भी समझ लें, आप स्वतंत्र हैं और आप तो डिबेट में मैं क्या कहूँ, आजकल पत्रकारिता का क्या स्तर हो गया, आपके एक तरफा सवाल है। सर स्तर पर सवाल मत उठाइए। अरे क्यों नहीं उठाए ये बताओ? लोकतंत्र नहीं है क्या? लोकतंत्र खत्म हो गया क्या देश में? क्या मीडिया खुदा के घर से संचालित सवाल पूछने पर भी नहीं, ये क्या सवाल है आपका कि सवाल मत उठाए? आप हम पर ठीक है, आप अच्छा ठीक है, आप बताइए आप क्या बताना चाह रहे हैं? आप अपने हार का कारण गिनाइए, आप मुझ पर क्या, पत्रकारिता पर क्या सवाल उठा रहे हैं? ठीक है, जवाब दीजिए सर। अगर आप ये सोच के बैठी हैं कि जो आप चाहेंगे वो बोलेंगे तो ठीक है, नहीं सुनेंगे नहीं, जो पूछा जाएगा वो तो आपको जवाब देना होगा ना। ठीक है, आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए। हाँ, मैं जवाब दूंगा। पहले मुझे आपत्ति इस बात पर, मैं जरूर कहूंगा वो बात कि आपने कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे, बार बार उनको इस बात के लिए टोका। पहले तो कहा आपने उनकी जीत पे बधाई क्यों नहीं दी? वो अपनी राजनीतिक बात कहने के लिए बैठे हैं, उन्हें बधाई देने के लिए कांग्रेस के साथ है क्या? अरे हम सबके साथ हैं, हम जनता के साथ हैं। ठीक है, जनता के साथ है तो फिर आप प्रूव करके आप दिखाते ना चुनाव में। आपसे मैं पूछ रही हूँ, आप अपनी हार पर विश्लेषण कीजिए ना, आप बताइए ना राजकुमार भाटी जी, इतनी देर से आपने ज्वाइन किया है, ठीक है, आप बताइए ना कारण, आप दूसरों पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? आप क्या मंथन कर रहे हैं ये बताइए ना।
मैंने देर से ज्वाइन नहीं किया, मैं शुरू के मिनट से जुड़ा हुआ हूँ। आपकी कोई इशू था आपका टेक्निकल? ठीक है, ठीक है सर, बताइए ना, मैं बताइए ना। आपकी पूरी डिबेट सुन रहा था, एक एक शब्द मैंने आपका सुना है। ठीक है, लेकिन मुझे इस एटीट्यूड पर सख्त आपत्ति है, जो आजकल चैनलों को एटीट्यूड हो गया कि विपक्ष को बोलने नहीं देंगे। नहीं सर, भारत समाचार में ऐसा नहीं होता है। भारत समाचार में विपक्षियों की भी बात सुनी जाती है, सरकार पर भी सवाल उठाए जाते हैं। आप ये क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं। आपके शो में तो यही हो रहा है, अभी भी हो रहा है। ठीक है, अभी भी वो देखिए, वो आपकी बात है, वो आपका सोचना है सर, उस पर नहीं कुछ कह सकते। ये तो आपका सोचना है सर, आप कंटिन्यू कीजिए ना। आप नहीं अब बोलने दे रही हैं, मैनपुरी और रामपुर के लिए, अच्छा करूं। ठीक है, मैनपुरी और रामपुर के लिए क्या तैयारियां हैं ये बता दीजिए। मैं कंटिन्यू तो तब करूं जब आप बोलने दें। आप लगातार बोले जा रही हैं। सर कंप्लीट कीजिए। आपका सवाल पूरा हो गया हो तो 1 मिनट का समय हमें बोलने का तो दिया करो, जवाब का तो दिया करो। आप लगातार चिल्लाती रहेंगी तो मैं क्या कहूंगा, मैं कैसे बोलूंगा? देखिए, जो ये आज उपचुनाव के नतीजे आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीट थी। आमतौर पर ये होता है कि सत्तारूढ़ पार्टी उपचुनाव में ज्यादातर जीतती है, ये पैटर्न है। चुनाव आप देख लें पूरे देश का, और जो सीट उनकी जीती हुई है वो तो उम्मीद लोग कर रहे थे कि वो जीत जाएंगे, लेकिन हम बढ़िया लड़े, हमारे प्रत्याशी बढ़िया लड़े, हमने मुद्दे उठाए, जनता के इशू पे लड़े, जनता के मुद्दों पर लड़े। आगे भी हम जनता की आवाज, विपक्ष का मुख्य काम है सरकार की कमजोरियों पर सवाल उठाना, सरकार की गलतियों पर सवाल उठाना, जनता की समस्याएं उठाना, जनता के मुद्दे उठाना। ये विपक्ष का प्रमुख काम है। ये काम नहीं है कि तिकड़म करके, जोड़ तोड़ करके। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, आप उसका समर्थन कर रही थी। नहीं, ये आप सवाल नहीं, आप ये आरोप नहीं लगा सकते। मैं किसी का समर्थन करने के लिए यहाँ बैठी नहीं हूँ सर। मैं क्यों किसी का समर्थन करूंगी? अगर आप इतनी लोकतांत्रिक नहीं है कि आप दूसरे की बात नहीं सुन सकती, तो आप बोलिए ना सर। आपने राजकुमार भाटी जी बोलिए ना। देखिए, बीजेपी ने तो पूरी ताकत झोंक दी। अखिलेश यादव कहीं नजर नहीं आया। आप अपनी बात बताइए ना, आप तो मुझ पर ही सवाल उठा रहे हैं सर। सवाल ही तो पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, अगर आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है संजय जी। देखिए, मुझे लगता है कि कष्ट इसी बात से होता है कि जब आप राजनीति के आधारभूत चीजों का विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम जनता की बात को उठाएंगे, हम जनता की कठिनाई को उठाएंगे। जनता की बात को आप क्या उठाएंगे? आप कहते हैं कि वैक्सीन यूजफुल नहीं है कोरोना से लड़ने के लिए। आप जनता को कहते हैं कि वैक्सीन मत लगवाओ। जब काले धन के ऊपर छापे पड़ते हैं, आप कहते हैं ये गलत होता है। जब आतंकी पकड़ा जाता है, आप कहते हैं हमें पुलिस पर विश्वास नहीं। यानी आप आतंकी पकड़ने पर, पुलिस पर आपको विश्वास नहीं है, लेकिन आपको अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस चाहिए। आप जनता से कहते हो कि वैक्सीन मत लगवाओ, लेकिन आप खुद लगवाते हो, आपके बेटे लगवाते हैं, आपकी पत्नी लगवाती है, आपके चाचा लगवाते हैं, और शर्म की बात है कि आप खुद लगवाते हो। यानी जनता के लिए आपके मापदंड दूसरे हैं और अपने लिए मापदंड दूसरे हैं। जनता से कहते हो सुरक्षा नहीं लो, आप उसी सुरक्षा को लेते हो। तो जो राजनीतिक दल नैतिक रूप में जनता के साथ विश्वासघात करते हैं, जनता उन्हें ऐसा ही निर्णय देती है जैसा लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव के बाद एमएलसी के चुनाव में, एमएलसी के चुनाव के बाद लोकसभा के उपचुनाव में, और लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने विरोधी दलों को दिया है और अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी को दिखाया है। देखिए, राजनीति के वो दिन चले गए जब लोग केवल संदेशों के आधार पर राजनीति कर लिया करते थे। अब जनता की सेवा के लिए जनता के दरवाजे पर जाकर सर झुकाना ही झुकाना तो आप पर आरोप लगाती है कि जिला प्रशासन को ही आप इस तरीके से दबाव में ले आते हैं कि वो उनके प्रत्याशियों पर ही सवाल उठ जाता है। अभी उपचुनाव में ही देखिए, मिनी गुंडा एक्ट आप लोगों ने लगवा दिया। समाजवादी पार्टी के सीधे आरोप थे। देखिए, समाजवादी पार्टी के तो ये आरोप और भी जहां चुनाव होते वहां इस तरह की बातें सामने आती है संजय जी। देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो ये भी आरोप लगाया कि जो मतदाता सूची बनी थी उसमें 20,000 वोट फर्जी थे। अब चुनाव आयोग मांग रहा है तो वो ढूंढे, वो नाम नहीं मिल रहे। देखिए, जो भी आरोप लगाइए, जो भी बात कहिए, उसे सच्चाई के साथ कहिए, उसे प्रामाणिकता के साथ कहिए, और जब उसका प्रमाण के आधार पर सिद्ध करने की बात हो तो सिद्ध करके दिखाइए। केवल आरोप नहीं कांग्रेस के लोग आरोपों की बात करते हैं और इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पाते कर जाकर उस उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारने की स्थिति में हो। तो
अगर राजनीतिक दल इस स्थिति में भी नहीं है कि चुनाव में अपना प्रत्याशी भी उतार सके, तो मुझे ठीक है, लगता है कि अभिषेक राजनीति की जी, ये नैतिकता बड़ा उसके लिए कटाक्ष काम आने की वाली नहीं। दूसरी पार्टियों के लिए कि आप ऐसी कंडीशन में भी नहीं है कि आप अपने प्रत्याशियों को वहां उतार सके, ये बड़ा कटाक्ष किया है संजय चौधरी जी ने कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के लिए। कैसे जवाब देंगे तो इसका? इनका कटाक्ष करना अधिकार है जी, देखिए, कटाक्ष करना इनका अधिकार है तो कटाक्ष करेंगे ही विपक्षी पार्टी पर। हमने क्यों नहीं उतारा, यह हमारा आंतरिक मामला है और हम जानते हैं कि हमने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा। हमें संजय जी को बताने की आवश्यकता नहीं है, मगर संजय जी को ये बताना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था है, जो चोर बाजारी मची हुई है, जो यहाँ पे अराजक तत्वों के हौसले बुलंद हुए हैं, कब उस पर रोकथाम लाई जाएगी उत्तर प्रदेश में। संजय जी एक इस बात को सरासर डिनाई कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ईमानदारी से चुनाव लड़ती है। जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लड़ा, उस पर आखिर मैं वही पूछ रहा था पहले भी कि मिनी गुंडा एक्ट जो लगाया वो चुनाव के पहले क्यों नहीं लगा? 2, 4, 5 महीने, 6 महीने, साल भर पहले भी लग सकता था। सरकार तो आप ही की 6 साल से है। और भी कांग्रेस पार्टी, जहां भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है या जहां वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं या जहां पे इनको सरकार गिराने की मंशा हो, वहां पे ईडी की छापे पड़वा देते हैं लोगों के ऊपर। ये तो जग जाहिर है, तो छुपा नहीं है। कम से कम इतना तो झूठ मत बोलिए। जनता को अब ये तो पता चल ही गया है कि आप ईडी और इस सीबीआई का जो इस्तेमाल है किस तरीके से कर रहे हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। तो किसी से नहीं छुपा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से भी चुनाव जीतती है। अपने कार्यों पे अगर चुनाव जीते कोई पार्टी तो मैं इनको बधाई दूंगा चुनाव जीतने पे कि भाई हमने जनता के लिए इतना काम किया, ये सेवा करी, रोडें बनवा दी। लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ चुनाव आने वाले हैं 1 महीने बाद, तो अब रोडें बनवाई जा रही हैं। मच्छर डेंगू फैला हुआ है उत्तर प्रदेश में, उस पर रोकथाम नहीं लाई जा रही है, लोगों की मौत हो रही है। आखिर एक विकसित प्रदेश में, जो इतना विकसित प्रदेश हो जहाँ पे ये बता रहे हैं बजट को हमने दुगना तिगना कर दिया है, वहाँ पे क्या मच्छर के काटने से लोगों की मौत होनी चाहिए? मच्छर वहाँ पे लोगों को काटने चाहिए, गंदगी होनी चाहिए? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन के ऊपर, उसका जवाब तो इनको देना चाहिए। ये केवल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं कि सोनिया जी रायबरेली नहीं आई, राहुल जी अमेठी नहीं पहुंचे। ये कौन सी बात हुई? आप ये बताइए ना कि आपके कौन से कार्य हैं जो पूरे हुए हैं, अभी कौन से सूरत हाल हैं जो प्रदेश में वो ठीक हैं, उस पर आप चर्चा करिए। आप ये व्यक्तिगत क्यों चले जा रहे हैं? परिवारवाद, वंशवाद, आपकी पार्टी ज़्यादा परिवारवाद और वंशवाद तो किसी पार्टी में नहीं। आपने इनको जिनको चुनाव लड़ाया, जो चुनाव जीत के आए हैं, इनके पिताजी आप ही की पार्टी के विधायक थे 5 बार, तो उनके लड़के को आपने टिकट दिया, किसी और कार्यकर्ता को दे देते विधायकी का टिकट क्यों नहीं दिया? ठीक है संजय, क्या ये वंशवाद नहीं? वंशवाद का आरोप आप कांग्रेस और समाजवादी जैसी दूसरी पार्टियों पर लगाते हैं, लेकिन आपके यहाँ भी तो वंशवाद है। राजनाथ सिंह के बेटे को ले लीजिए, और भी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, वरुण गांधी, मेनका गांधी। देखिए, हमारे यहाँ वंशवाद नहीं है। हमारे यहाँ अगर उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है और योग्यता के साथ काम कर रहा है तो अच्छा, उसे आप टिकट क्या मिलेगी। ऐसे योग्यता कहते हैं और दूसरों के यहाँ परिवारवाद, वंशवाद कहते हैं? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि राजीव गांधी अगर प्लेन उड़ा रहे थे, पायलट थे और आकर देश के अंदर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हमारे यहाँ ये संभव नहीं है कि राजनीति में कोई कुछ भी नहीं है। सोनिया गांधी घर में बैठी हैं और उसके बाद आकर कांग्रेस की अध्यक्ष बन जाएंगी, उनका राजनीतिक का अनुभव शून्य है। और बात हो रही है अपराधियों की। उत्तर प्रदेश के अपराधियों के जो सबसे बड़े सरगना हैं, आप बताइए, ये कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि अपराध पर आपने कुछ किया हो। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के सरगना मुख्तार अंसारी अगर शरण पाते हैं तो कहां पाए? पंजाब में, जहां कांग्रेस की सरकार थी। अभी वहां पर विधानसभा के अंदर वहां के जेल मंत्री ने कहा कि उस मुख्तार अंसारी को पंजाब में ही रहने के लिए 86 लाख रुपए का बजट केवल वकीलों के लिए खर्च कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का सबसे बड़ा सरगना पंजाब के अंदर कांग्रेस के शासन में ही सुरक्षित रहे। तो जो लोग अपराध के सरगना को अपने यहां सुरक्षित करते हैं, संरक्षित करते हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपराध को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? अरे, अपराध को कंट्रोल देखना हो तो जाकर उत्तर प्रदेश के किसी भी चौराहे पर खड़े हो जाइए, जहां लोग बड़े माफियाओं के नाम पर गुंडा टैक्स वसूलते थे, आज वो दिखाई नहीं देते हैं। उत्तर प्रदेश के सारे माफिया सरगना आज गायब हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं। इसीलिए जनता, अब जब आप ऐसे कहते हो, चैनल पर बोलते हो, अविश्वसनीय बात करते हो, तभी आपकी हैसियत ऐसी कर देती है कि उपचुनाव में आप प्रत्याशी उतारने की हैसियत में नहीं रह जाते, जनता के बीच में वोट मांगने की स्थिति में नहीं रह पाते, और ऐसे राजनीतिक दल को राजनीतिक दल होना ही शून्य है। आपको इनकार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जीत भले ही आपके पक्ष में हुई हो, वहां से अमन गिरी जीते हो, सिंपैथी वोट मिले हो,
मुख्यमंत्री खुद कमान संभाले बैठे हो, लेकिन लखीमपुर खीरी में ही ऐसे बहुत सारे मुद्दे, चाहे गन्ने से जुड़े हुए मामले हो या फिर किसानों से जुड़े हुए मामले हो या अपराधों से जुड़े मामले हो, ये सारी चीजें भी लखीमपुर खीरी में हुई थी। देखिए, लखीमपुर खीरी में हुई थी। अंततोगत्वा निर्णय कौन करेगा? या तो कोर्ट करेगी या जनता करेगी। लखीमपुर की जितनी सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी को जिताकर उत्तर प्रदेश की जनता अच्छा, ने इसी यह वजह से विश्वास आप लोगों व्यक्त ने किया है। आशीष मिश्रा को नहीं खड़ा किया था प्रचार में, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम नहीं शामिल था। नहीं, आशीष मिश्रा की स्थिति क्या है? वो कोई भाजपा के नेता हैं क्या? वो किसी नेता के पुत्र हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं क्या जो उनका नाम स्टार प्रचारकों की सूची में आएगा? मुझे लगता है नहीं। देखिए, निर्णय कौन करेगा? निर्णय दो ही लोग कर सकते हैं, या तो न्यायालय और या जनता। जनता ने निर्णय कर दिया है, न्यायालय में पेंडिंग हो, जो होगा वो स्वीकार किया जाएगा, और वैसे ही स्वीकार किया जाएगा जैसे कोई भी अपराधी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, उस पर समान निर्णय होगा और समान उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपनी निरंतरता बनाए रखेगी, जनता के बीच में जाएगी और भेदभाव से मुक्त होकर और अनुशासित आधार पर, भ्रष्टाचार से मुक्त होकर अच्छा, अपनी योजनाओं को जनता तक ले ऐसे जाएगी। कौन से मुद्दे, ठीक है सरकार जनादेश आपको मिल गया, ऐसे कौन से मुद्दे जिन पर अभी भी काम होना चाहिए लखीमपुर में? देखिए, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और वहां की जनता ने इस बात को सराहा है कि जैसे काशी में कॉरिडोर बना, लखीमपुर को भी, गोला गोकर्णनाथ को भी वैसे ही उसको छोटा काशी कहा जाता है। यानी कि हिंदुत्व के मुद्दे पर खेल गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर की जनता के साथ। देखिए, वो जनता का मुद्दा है, इसमें हिंदू और मुसलमान क्या है? अगर जनता चाहती है, जनता का है कि गोला गोकर्णनाथ का वैसा ही विकास हो जैसा काशी में हुआ था, तो हम उससे अलग कैसे हो सकते हैं? यानी ये आप करके दिखाएंगे? निश्चित करके दिखाएंगे। ठीक है अभिषेक जी, गोकर्णनाथ जो पूरा इलाका है, इसे मिनी काशी भी कहा जाता है और मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि वहां पर भी भव्य कॉरिडोर बनाएंगे। कांग्रेस क्या कहती है इस पर? अयोध्या और काशी में बनाकर दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी उनकी सरकार है। अभिषेक जी, अभी कनेक्शन टूट गया था, मैं इनकी बात सुन नहीं पाया। एक आध बात मैंने पंजाब वगैरह की कुछ बोल रहे थे कि वहाँ के जेल मंत्री ने कोई बयान दिया है। हाँ। तो पंजाब में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की है। और आम आदमी पार्टी क्या है? केजरीवाल क्या है? भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। गुजरात में दोनों लोग साथ में मिलकर चुनाव भी लड़ रहे हैं, एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं ताकि कांग्रेस को वहाँ पे हराया जा सके। एक बात का जवाब इनकी ये रहा। और जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो कम से कम इतना मजाक मत किया करिए कि रात में जाके चौराहे पे खड़े हो जाएं और कुछ होता नहीं है। आदमी या दिन दहाड़े लोग की हत्याएं कर दी जा रही हैं। अभी मैंने उदाहरण स्वरूप बताया कि लखनऊ में किस तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनाने के नाम पर एक महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है। तो क्या शर्म की बात नहीं है? ये कौन लोग हैं जो इस तरीके के अपराध कर रहे हैं? ये तो वहाँ पे छोटे मोटे कर्मचारी वो अपराध कर दे रहे हैं, ये तो गुंडे भी नहीं हैं, तब ये हो जा रहा है। इस तरीके की बातें मत करिए कि रामराज आ गया। आपने रामराज की जो कल्पना की थी और जो जनता को आपने बड़ी पिक्चर दिखाई है, वो आप डिलीवर नहीं कर पाए हैं। और काशी कॉरिडोर बना, अच्छी बात है। आपने देखा अयोध्या में किस तरीके से इनके तमाम नेता वहाँ जमीन घोटाले में लिप्त हैं। वही काम ये लोग यहाँ गोला गोकर्णनाथ में भी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग। आखिर भ्रष्टाचार की सरकार है, भ्रष्टाचार तो करेंगे ही। और कार्रवाई किस पे करी जाती है? छोटे छोटे लोगों को उठा के जेल में डाल दिया जाता है। और कांग्रेस पार्टी पे सवाल उठाते हैं बार बार कि कांग्रेस पार्टी की हैसियत थी। कांग्रेस पार्टी की बहुत हैसियत है और कांग्रेस पार्टी पुनः देश में सरकार बनाएगी। देश की जनता का भरोसा है। और एसी कमरे में आप लोगों को बैठने की आदत होगी। हमारा नेता तो पिछले 35-40 दिन से यात्रा पे निकला हुआ, पैदल वो चलता जा रहा है, देश को जोड़ने का काम कर रहा है। हमारा नेता तो इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए राजनीति में, और जनता के हित में कार्य करना चाहिए। केवल वायदे नहीं करने चाहिए, प्रचार नहीं करने चाहिए। प्रचार और वायदे के अलावा भी कुछ कार्य करने चाहिए। आप चुनाव जीत गए, बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि आपका जो सीट थी आपने उसको रिटेन कर लिया है, मगर जनता के हित में कार्य करिए ताकि जनता को सुविधाएं मिले। आप उनको तब हमसे आप बधाई की अपेक्षा रखिए। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कुरुक्षेत्र में शामिल होने के लिए। अभिषेक जी आपका भी और संजय चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनादेश बीजेपी को मिल चुका है और इस जनादेश को 2024 में बीजेपी अब कैसे भुना पाती और समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियां कैसे मंथन कर पाती अपनी हार को लेकर, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए।